द सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता आज वेस्ट बंगाल का इकलौता शहर रह गया है जहां इंडस्ट्रीज, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल हेरिटेज की झलक बाकी रह गई है। एक समय में पूरी दुनिया के इकोनॉमी को टक्कर देने वाला बंगाल अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां हर तरफ बदहाली, गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। एक तरफ जहां 17th और 18th सेंचुरी में इस राज्य में ट्रेड, हैंडलूम्स और टेक्सटाइल जगत में अपना नाम कमाया, वहीं 19th और 20th सेंचुरी में बंगाल ने देश को कई महान इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स भी इंडिया को दिए। राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई बड़े लेजेंड्स का ताल्लुक भी बंगाल की भूमि से ही रहा है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते ये राज्य ब्रिटिश की वेल्थ का जरिया बना और भारत की राजधानी के तौर पर सम्मानित रहा। कुल मिलाकर ब्रिटिश एम्पायर के रूल से लेकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट तक बंगाल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं साहब, लेकिन इतनी रिच हिस्ट्री के बावजूद भी आज बंगाल कैपिटल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और लो ग्रोथ रेट से जूझ रहा है। क्यों भारत का सबसे रिच स्टेट कहलाया जाने वाला बंगाल आज गरीबी के मुहाने पर खड़ा है? जिस राज्य को कभी भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का गढ़ कहा जाता था, आज वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फेलियर कैसे बन गया? आखिर क्या कारण है कि एक रिच कल्चरल हेरिटेज होने के बाद भी बंगाल अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आखिरी सांसें गिन रहा है और भारत के इस शाइनिंग स्टेट की ग्लोरी अब फीकी पड़ती जा रही है? द गोल्डन एरा ऑफ बंगाल। देखिए, भारत के फलते फूलते ट्रेड, रिचनेस और गोल्डन पीरियड की सबसे बड़ी झलक कभी बंगाल को देखने को मिलती थी। गंगा कभी बंगाल में देखने को मिलती थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे फर्टाइल लैंड पर बसे होने की वजह से इस राज्य का एग्रीकल्चर, ट्रेड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ मौजूद रिच गिगैंटिक डेल्टा बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना बेनिफिशियल था कि बंगाल शुरू से ही ट्रेड के लिए एक कमर्शियल हब बन रहा है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ हिमालय से सटी खूबसूरत वादियां हमेशा ही बंगाल को समृद्ध और सुंदर बनाती रही हैं। सेकेंड सेंचुरी से 15th सेंचुरी में इसी सिल्क रूट से बंगाल में बनने वाला सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बाहरी देशों में भेजा जाता था। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते कई यूरोपियन ट्रैवलर्स भी इसी रूट से साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा करते थे और अपनी ट्रैवल डायरीज में बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टॉप क्लास बताते थे। 15th सेंचुरी के एक पोर्तुगीज ट्रैवलर ने भी बंगाली मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ की थी। हाल ये था कि अंग्रेज के आने से पहले बंगाल में हैंडलूम इंडस्ट्री बड़ी शान से चलती थी। फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो ने भी अपने ट्रैवल अकाउंट में बंगाल का जिक्र करते हुए यहाँ के कॉटन की तारीफ की थी। खासकर यूरोपियंस को डेक्का सिटी और सोनर गांव का मुस्लिम और माल्डा और शांतिपुर का मलमल बहुत पसंद आता था। शायद यही वजह थी कि उस समय एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% रॉ सिल्क बंगाल में ही प्रोड्यूस होता था। इसके साथ ही बंगाल अपने टॉप क्लास हैंडीक्राफ्ट के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस था। इतने रिच बिजनेस के चलते ही 18th सेंचुरी तक इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 25% थी, जिसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बंगाल का ही था। 1575 से लेकर अंग्रेजी हुकूमत आने तक बंगाल पर मुगल एम्पायर का राज रहा था। उन दिनों बंगाल प्रोविंस बिहार, ओडिशा और बांग्लादेश के हिस्सों को समेटे हुए भारत का सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड स्टेट था, जहां मसलिन, जूट और सैकड़ों किस्म के चावल और अन्न उपजाए जाते थे। इसकी समृद्धि को देखकर ही अकबर ने इसे जीतकर मुगल एम्पायर का हिस्सा बना दिया था और मुगलों के रूल के समय भी बंगाल ने खूब तरक्की की। खासतौर पर बंगाल से सल्पेटेर को यूरोप, ओपियम को इंडोनेशिया और रॉ सिल्क को जापान और नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा बंगाल न केवल एग्रीकल्चर में आगे था बल्कि अपने आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता था। फिश यहाँ की सबसे बड़ी डेलिकेसी थी और इसलिए यहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को तब भी पसंद किया जाता था और आज भी पसंद किया जाता है। कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम रूलर्स के एम्पायर का हिस्सा होने की वजह से बंगाल में डाइवर्सिटी की भी कमी नहीं थी। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रेंकोइस बर्नियर ने अपने अकाउंट में कहा था कि 17th सेंचुरी का बंगाल इजिप्ट से भी ज्यादा रिच और प्रॉस्पेरस था। अपनी ब्यूटी, वेल्थ, डाइवर्सिटी और गंगा के उपजाऊ मैदानी हिस्से में होने के चलते हिस्टोरिकली बंगाल पर कई रूलर्स का डोमिनेंस रहा है और शायद यही वजह रही है कि ब्रिटिशर्स ने भी भारत में अपने पैर पसारने के लिए बंगाल को ही चुना। नाउ बंगाल अंडर ब्रिटिश रूल। देखिए, 1500 AD में चिट्टागोंग में पहली बार जब पोर्तुगीज आए तब उन्हें बंगाल की समृद्धि ने हैरान कर दिया। फिर उन्हें 1528 में बंगाल के साथ व्यापार करने का लाइसेंस मिला। जल्द ही उन्होंने बंगाल के साथ व्यापार संबंध कायम किए और फिर धीरे धीरे बंगाल को कैप्चर कर लिया। उन दिनों बंगाल मुगल एम्पायर का एक खास सूबा था और पोर्तुगीज की ये हरकत
उन्हें नहीं पसंद आई। तब शाहजहां के समय मुगल एम्पायर ने पोर्तुगीज को 1632 में हराकर बंगाल से बाहर कर दिया। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक बंगाल मुगल शासन के अंडर ही रहा। बंगाल की पॉलिटिक्स और ट्रेड पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इन्होंने बंगाल में अपनी पहली सेटलमेंट हुगली के पास बनाई और धीरे धीरे बंगाल को ही अपनी कॉलोनियल एम्बिशन का सेंटर बनाया। इनिशियली पावर, पॉलिटिक्स और ट्रेड को लेकर इन्हें सबसे बड़ा कंपटीशन फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज से मिला। लेकिन 1690s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की फाउंडेशन रखी, उसे अपनी कमर्शियल सेटलमेंट बनाया और बंगाल से हर साल लाखों का व्यापार शुरू कर दिया। उस जमाने से लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50 लाख पर एनम के हिसाब से व्यापार करना शुरू कर दिया था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया और बंगाल पर उनकी पकड़ भी मजबूत हुई। लेकिन बंगाल पर उनका असल कंट्रोल तब हुआ जब 1757 में बैटल ऑफ प्लाजे और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। इससे बंगाल की सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ आ गई और बंगाल की वेल्थ और रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की पावर भी उन्हें मिल गई। बैटल ऑफ प्लाजी में नवाब सिराज उद्दौला की हार के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल और नवाब के शाही खजाने को इस तरह लूटा कि जब रॉबर्ट क्लेव ब्रिटेन गए तो वहां वो अपने साथ लगभग अरबों की संपत्ति साथ लेकर गए। बंगाल से जब इतने बड़े मात्रा में पैसे और सोना चांदी यूरोप गया तब वहां इसी पैसे के बदौलत इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी तेजी से तरक्की की। लेकिन इसका भारी नुकसान बंगाल के हिस्से में ही आया। इसके अलावा साहब दिल्ली में जैसे जैसे मुगल एम्पायर की लेगेसी फीकी पड़ती गई वैसे वैसे इंडियन कल्चर और पॉलिटिक्स का ध्यान दिल्ली से कलकत्ता की तरफ शिफ्ट होता गया। ये शहर ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनकर उभरा। अब क्योंकि बंगाल की कमान ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, इसलिए बंगाल के रेवेन्यू राइट्स को एक्सप्लॉइट करना उनके लिए और भी आसान हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाला सारा रेवेन्यू अब अंग्रेजों के पास जाने लगा, जिसे उन्होंने भारत से रॉ मटेरियल खरीदने में इस्तेमाल किया और इसी मटेरियल को फॉरेन मार्केट में बड़ी कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। ये बंगाल के साथ होने वाला एक बड़ा एक्सप्लॉइटेशन था, क्योंकि जिन गुड्स को खरीदने के लिए पहले ब्रिटिशर्स गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट कर रहे थे, अब वही मटेरियल वो बंगाल से कलेक्टेड रेवेन्यू से खरीद रहे थे। इसके अलावा बंगाल से जनरेटेड रेवेन्यू को भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश आर्मी और वॉर एक्सपेंसेस के खर्चों का बोझ भी बंगाल की इकोनॉमी को ही झेलना पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल का एक्सप्लॉइटेशन बाकी प्रोविंस से कई ज्यादा हुआ। अब अंग्रेज जा रहे थे, तब उन्होंने दो देश भारत और पाकिस्तान बना दिए थे, जिसके बाद बंगाल पे भी इसका बहुत असर देखने को मिला, क्योंकि बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान में डिवाइड होना पड़ा था। नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डाउनफॉल ऑफ बंगाल। फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ बंगाल माइग्रेंट एक्सीड्स। देखिए 1947 में आजादी के साथ ही बंगाल के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी थी वो रेफ्यूजीज की। एक फर्टाइल लैंड के चलते 19th एंड 20th सेंचुरी से ही बंगाल में इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। साल 1947 तक ये आबादी 60 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें 35 मिलियन आबादी ईस्ट बंगाल में सेंटर्ड थी, जबकि वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की संख्या 25 मिलियन तक सीमित थी। मगर आजादी के तुरंत बाद ही एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आने वाले रेफ्यूजीज की संख्या लाखों में थी। इससे न केवल वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर मैसिव बर्डन पड़ता है, बल्कि बंगाल को रिसोर्सेज की कमी भी झेलनी पड़ी। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, लूट और फेमाइन कंडीशन से गुजरने के बाद भी बंगाल की इकोनॉमी बाकी स्टेट से बेहतर हालात में थी। भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल की हिस्सेदारी 30% थी। 1947 से 1958 वो दौर था जब बंगाल में न्यू इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था। 1958 से 1980 में बंगाल की एनुअल ग्रोथ रेट 3.5% थी। इसके अलावा बंगाल का लिटरेसी रेट भी अच्छा खासा था। 1961 में बंगाल की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से भी ज्यादा थी। इस स्टेट का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी महाराष्ट्र से ज्यादा ही था। वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस बात का सबूत थी कि ये स्टेट बेटर कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही बंगाल की ग्रोथ को महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि बंगाल की फेल होती इंडस्ट्रीज ग्रोथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाई और इसलिए धीरे धीरे इस स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी स्टेट से भी कम होती चली गई। जिस वेस्ट बंगाल से उम्मीद थी साहब कि वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, वो राजनीति और कई की फैक्टर्स के चलते अपनी ग्लोरी खोता चला गया। बंगाल में इंडस्ट्री के डिक्लाइन का एक कारण बंगाल की पॉलिटिक्स भी रही है। दरअसल 1947 में आजादी के तुरंत बाद बंगाल और सेंटर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, लेकिन सरकार बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कुछ खास कर नहीं पाई। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट ने झूठ से मिली
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में स्टेट के शेयर को कम कर दिया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्टेड इनकम टैक्स में भी बंगाल का शेयर 20% से घटाकर केवल 12% कर दिया, जबकि बॉम्बे को मिलने वाले टैक्स को बढ़ाकर 21% तक कर दिया गया था। नाउ नंबर 3, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वॉर्स। 1965 से 1977 के बीच वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डाउनफॉल सबसे ज्यादा रहा है। इस दौरान बंगाल में कांग्रेस रूल था, लेकिन बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल का एक बड़ा कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर भी रहा है। 1965 से 1971 में 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई, जिससे इंडियन रेलवेज में होने वाली सरकारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। 1965 में बंगाल की एक बड़ी आबादी इंजीनियर्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी। इसके अलावा बंगाल इंडस्ट्री भी इंजीनियर्ड इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट थी। इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे इन्वेस्टमेंट में कमी आई, तो इससे बंगाल की इंजीनियर्ड इंडस्ट्री का भी बंटाधार हो गया। अब एक तरफ जहां इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल कई इकोनॉमिक इश्यूज को फेस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1969 में बंगाल में पॉलिटिकल पावर का शिफ्ट देखने को मिलता है। लेट 60s से ही बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। कार्ल मार्क्स एंड लेनिन की आइडियोलॉजी, जो किसान और मजदूर के हक की बात करती थी, वो बंगाल के आम लोगों के बीच पॉपुलर होती चली गई। नंबर 4, पैराडिगम शिफ्ट, राइज ऑफ सीपीआईएम। देखिए, कम्युनिस्ट पावर की इमर्जेंस से 1969 में सीपीआईएम ने कांग्रेस को हराकर बंगाल स्टेट पर अपनी पकड़ बनाई, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का पावर में आना बंगाल की इंडस्ट्रीज के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। इनके आने के साथ ही बंगाल की इंडस्ट्रीज की डिक्लाइन शुरू हो गया। दरअसल इस पार्टी की आइडियोलॉजी ही थी कि मजदूरों को हक मिले, और कई बार तो ये डिमांड्स इतने अनरियलिस्टिक होते थे कि जिनसे परेशान होकर मिल मालिक खुद ही अपनी कंपनी बंद करने लगे, क्योंकि मजदूर यूनियन बनाकर जहां तहां धरने देने लगे। इससे मिल मालिकों की परेशानी बढ़ने लगी। अब एक तो देश नया नया आजाद हुआ था, गरीबी थी, उस पर से प्रोडक्शन हैम्पर होने की वजह से मिल मालिक अपने घाटे के बिजनेस को बंद करने लगे। इससे सबसे ज्यादा धक्का मजदूर वर्ग को ही लगा, क्योंकि वो लोग इस वजह से बेरोजगार होने लगे। इसी दौरान जितने भी नए इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने बंगाल को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। इसके ठीक उल्टे ज्यादातर इंडस्ट्रीज अब गुजरात, महाराष्ट्र और कोस्टल एरियाज की तरफ डेवलप होने लगी, और बंगाल में इंडस्ट्री डिक्लाइन होती चली गई। इससे बंगाल में प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इतना कम हो गया था कि बंगाल की बची हुई इंडस्ट्रीज भी कैपिटल डेफिशिएंसी की कगार पर आकर खड़ी हो गई थी। नंबर 5, रेफ्यूजी ओवरलोड। अब इसी दौरान जब 1971 के पाकिस्तान के अत्याचार से बचकर लाखों बांग्लादेशी, मेनली हिंदू, अब कोलकाता की तरफ भागकर आने लगे। रेफ्यूजी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के मुताबिक 1971 में करीब 60 लाख रेफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आए थे, और 1980 तक ये आंकड़ा तकरीबन 80 लाख तक बढ़ गया था। अब एक तो आए दिन बंद होते मिल्स और कंपनी कोलकाता में बेरोजगारी पैदा कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े संख्या में रेफ्यूजीज के आने की वजह से भी बंगाल की स्थिति खराब होने लगी। इससे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर भयानक बर्डन पड़ा, और वेस्ट बंगाल के रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गए कि कई दशकों तक इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाना बंगाल के लिए नामुमकिन हो गया। लेफ्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच 1977 में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, और सीपीआईएम ने अपनी सरकार बनाई। स्टेट का चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु को चुना गया, जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी उम्मीदें लगाई गई थी। नंबर 6, बंगाल इकोनॉमिक पॉलिसी 1994। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया था, जिसका लाभ उठाने के लिए 1994 में बंगाल गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिनके तहत कंपनीज को बंगाल में इंडस्ट्रीज खोलने के लिए इजीली परमिशंस मिल सके। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज इनको बंगाल में अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशंस भी अनाउंस किए, जिससे बंगाल ने कई फॉरेन प्रोजेक्ट्स को भी अट्रैक्ट किया। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी बंगाल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे रही है। नंबर 7, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी एक वजह बंगाल का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा है, जो वक्त के साथ अपडेट नहीं हो पाया। लेट 60s और 70s तक बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कई स्टेट से भले बेहतर था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लगातार होते डेवलपमेंट के चलते देश में कई राज्यों ने तरक्की की। लेकिन वक्त के साथ बंगाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से चूक गया। इसका एक कारण बंगाल का लेस रेवेन्यू भी रहा है। रेवेन्यू की कमी के चलते बंगाल गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं कर पाई। इसके अलावा बंगाल की इकोनॉमी की एग्रीकल्चर और पीजेंट इकोनॉमी पर हाई डिपेंडेंसी रही है। लेफ्ट फ्रंट रूल ने भी बंगाल की इस तस्वीर को बदलने के बजाय अपने रूल में बंगाल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को ही बढ़ावा दिया है। बंगाल में किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करना इसलिए भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज फैक्ट्री के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर पाती थी।
दरअसल सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उससे ये तय नहीं हो पाया था कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर की है और कौन सी जमीन पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है। इसी कंफ्यूजन के चलते जब भी बंगाल में किसी कंपनी को लैंड अलॉट किया जाता, वहां के किसान इसका भारी विरोध करते। इसी का खामियाजा रतन टाटा को अपने टाटा नैनो प्रोजेक्ट में भी झेलना पड़ा। बंगाल अंडर टीएमसी रूल। साल 2011 के इलेक्शन में टीएमसी पार्टी को बंगाल में भारी जीत मिली और ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनकर सत्ता में आई। लेकिन टीएमसी रूल के बाद भी बंगाल की इकोनॉमी संघर्ष करती रही है। साल 2012 से 2017 के बीच बंगाल की ग्रोथ रेट 5.5% पर लाई करती रही है, जबकि उस दौर में इंडिया की नेशनल ग्रोथ 7.1% पर थी। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बंगाल की इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। एक फर्टाइल लैंड के चलते लोगों ने बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बजाय एग्रीकल्चर को चुना और ममता बनर्जी की सरकार भी बंगाल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भी बंगाल की जीडीपी में 12% शेयर एग्रीकल्चर का है। यहाँ की 65% से भी ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रही है, लेकिन फिर भी बंगाल की पैदावार ग्लोबल पैदावार के 2/3 से भी कम है। वेस्ट बंगाल की प्राइमरी क्रॉप राइस है और इसकी पैदावार साल 2017-18 में 2926 केजी पर हेक्टेयर थी, जबकि इसी साल ग्लोबल एवरेज यील्ड में 4250 किलो हेक्टेयर थी। ये कम उपज इस बात की तरफ इशारा करती है कि बंगाल इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती जा रही है। इसके अलावा साल 2015 के आंकड़े बताते हैं साहब कि भारत का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बंगाल में ही है, जिसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 1980 तक जहां देश की टोटल मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल का शेयर 12% था, वो 2011 तक घटकर केवल 4% ही रह गया। और इसकी एक वजह बंगाल का एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट भी रहा है। फिलहाल इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।